नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। किसान आंदोलन को चलते आज 90 दिन हो गए हैं। जगह जगह महापंचायत हो रही हैं। राजस्थान के चुरू, सीकर में किसानों ने महापंचायत की तो राजनीतिक किसान महापंचायतें भी हो रही हैं। बहरहाल दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनकारी किसान जो हैं वो बने हुए हैं। इस बीच आज दिल्ली के लाल किला मामले में पुलिस को जिस लखा दाना की तलाश है, उससे आज भटिंडा में उसने आज एक रैली की। कैप्टन अमरिंदर सिंह के गांव महराज में हुई इस रैली में भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने खुद को इस रैली से दूर रखा। लखा दाना की ने ये रैली दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग के साथ की है। दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम रखा है। तो इधर किसान आंदोलन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भूमि पर जो राजनीतिक दल हैं अपनी पैर जमाने में जुटे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सोरम गांव में आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर 26 फरवरी को महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें इलाके के सभी जिम्मेवार लोग हिस्सा लेंगे। गांव के लोगों ने थाने में मारपीट की तहरीर भी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का भी नाम है। साथ ही कुछ किसानों की नाराजगी इतनी है कि वो कह रहे हैं कि नेता हलफनामा दें कि वे कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और उसके बाद ही गांव आएं। तो इस मुद्दे पर कमाल खान हमारे सहयोगी की जो रिपोर्ट है हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले प्रियंका गांधी ने मथुरा में आज महापंचायत की है। कहा यहां पर कि केंद्र का अहंकार भगवान ही तोड़ेंगे। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के मुद्दे वो उठाती हैं, दिल से उठाती हैं, कभी छोड़ती नहीं हैं, किसानों का साथ नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से। हमारे साथ प्रियंका गांधी जी हैं, मथुरा में महापंचायत करिए। मैम, आपकी वेस्टर्न यूपी में चौथी महापंचायत, और आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अहंकारी हैं और साथ में साथ कायर भी। उन्होंने आपने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले हैं। ऐसा क्यों कहा आपने मैम? क्योंकि अगर एक नेता ये समझ नहीं पा रहा है कि लाखों लोग बॉर्डर पे, लाखों किसान प्रताड़ित हुए हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं 90 दिनों से, और अगर उनसे बात करने के लिए नहीं आए, उनकी समस्या समझने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि किसानों की बुद्धि से बड़ी है, तो अहंकारी ही होंगे। क्योंकि वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये किसानों के लिए बनाया, हमने किसानों के लिए है। किसान कह रहा है भैया हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए नहीं है ये कानून हमें मार डालेंगे। आप सुन नहीं रहे तो अहंकार नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैम, अब ये बीजेपी कह रही है कि ये पूरा जो किसान आंदोलन है वो पॉलिटिसाइज कर दिया है। अच्छा। आप महापंचायतें कर रही हैं, जयंत चौधरी भी कर रहे हैं, आप इसमें राजनीति कर रहे हैं और किसानों को भ्रम में डाल रहे हैं। उनका सीधा आरोप है आप लोगों पर। अच्छा, तो सुनिए, अगर किसान, उसका मतलब है कि भाजपा के नेता किसान को समझ नहीं पाए। अगर किसान खुद आकर वहाँ बैठा है बॉर्डर पे 90 दिनों से, 215 किसान शहीद हुए हैं, तो इसमें राजनीति की कौन सी बात है बताइए? इसमें किसने राजनीति की है? जब जब ये कोने में आ जाते हैं और इनकी आलोचना होती है, जब जनता को इनकी नीतियाँ पसंद नहीं आती, तब ये 2 चीज़ें करते हैं। सबसे पहले तो बहाना मारते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते, कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने किया इसलिए हम भुगत रहे हैं, हमें करना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? सबसे बड़ी राजनीति करने तो वाले तो ये लोग हैं। मैम, एक छोटा सा सवाल है आपसे। मुजफ्फरनगर की रैली कवर कर रहा था मैं आपकी, आपने बोला कि मैं गद्दारी नहीं करूंगी आपके साथ, किसानों के साथ गद्दारी नहीं करेंगी। मैं किसी के साथ नहीं करूँगी। उत्तर प्रदेश की जनता, आप लगातार हैं, आप इलाहाबाद गई, निषादों की बात की, आज आपने उनके लिए अनाउंस भी किया है कि आप 10 लाख रुपए भी देंगी। ये मेरे लिए हल्के मामले नहीं है, ये मेरे लिए ऐसे मैं नहीं बोलती हूँ। आप आती रहेंगी? बोलती हूँ तो दिल से बोलती हूँ, सच्चाई बोलती हूँ। मुजफ्फरनगर, आप, हमें याद है जब दंगे हुए थे पिछली बार, आप वहाँ पर आई थी, आप रुकैया के घर पे गई। मुझसे अभी भी टच में, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे हर 2-3 दिन मुझे मालूम है कि उनकी शादी कहाँ हुई है, उनकी फोटो है मेरे पास, सब कुछ है। मैं छोड़ती नहीं हूँ लोगों को। मैम, अब लोग ये कह रहे हैं, जब आप रैली में आ रही थी वो बात हो रही थी कि लोग ये कह रहे थे कि अब प्रियंका गांधी को, अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो इसलिए जुड़िए क्योंकि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये आपके आने से पहले स्टेज पर अनाउंस हो रहा था। तो क्या उनकी बातों पर को कैसे देखें हम कि प्रियंका गांधी क्या कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार है? मैम, मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। जनता की आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है। चाहे जनता दुखी हो, किसी को, जैसे आपने कहा पिछले साल मुजफ्फरनगर गई, मैं मेरठ गई, मैं बिजनौर गई, इस साल भी जा रही हूँ। किस लिए? क्योंकि लोग दुखी हैं, लोग चाहते हैं कि कोई उनकी सुनवाई करे, कि उनकी जो, जैसे ये लड़की जो मेरे पास आई, कोई उनकी, अगर उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो वो चाहती है कि सुनी जाए, उसकी आवाज़ कहीं पहुँचे जहाँ पे उन्हें न्याय मिले।
तो मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। मेरा कर्तव्य ये है कि उनकी आवाज़ ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से उन्हें न्याय मिले। मैम आखिरी सवाल, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, कुछ जगहों पर 100 रुपए के ऊपर हो गए। आपको लगता है मैम कि थोड़ा विपक्ष को और मजबूती के साथ सड़कों पर उतरना चाहिए? आपने रैली में बात बोली, लेकिन हम देखा था सुषमा जी तमाम लोग सिलेंडर लेके आ जाते, तो उस तरीके से मजबूती के साथ विपक्ष इस मुद्दे को तो रखे थे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टेबल पे। देखिए हम तो मजबूती से करते हैं, आप दिखाइए ना। मैडम हम तो दिखाते हैं NDTV में। हाँ आप ही दिखाते हैं, लेकिन बाकी मीडिया तो नहीं दिखाती ना, तो आप दिखाइए। हम तो मजबूती से लड़ रहे हैं। और हम कितना देखेंगे यूपी में कितना देखेंगे प्रियंका गांधी को हम लोग? देखिए मैं लड़ूंगी जहाँ जहाँ अन्याय है, मैं न्याय के लिए लड़ूंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर रैलीज। ये प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि वो लगातार लड़ती रहेंगी और वो यूपी की जनता में रहेंगी, और लगातार उनका यही कहना है कि ये उनका कर्तव्य है लोगों के बीच आकर के उनकी बात करना का। सहयोगी संजय कौशिक के साथ मथुरा में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों में कृषि कानूनों से नाराज किसान बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। कुछ ने ऐलान किया है कि हलफनामा देकर कृषि कानूनों का विरोध करने के बाद ही नेता वहां पर आए। कल मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में मंत्री संजीव बालियान का विरोध करने वाले किसान पीटे गए। किसानों का आरोप है कि बालियान के लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला किया। बालियान का कहना है कि RLD के नेताओं ने वहां पर नारेबाजी की, जिन्हें गांव वालों ने भगा दिया। साथ ही किसान आंदोलन अब 2014 में बटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एकजुट करने में भूमिका अदा कर रहा है। 2013 के दंगों में जाटों और मुसलमानों में दूरी आ गई थी। किसान पंचायत में बहुत बड़ी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं, इससे बीजेपी परेशान है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या 19% है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26% है। तो इन्हीं समीकरणों को समझाती हुई हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में आज किसानों से मिलने RLD अध्यक्ष अजीत सिंह पहुंचे, तो उनके साथ नाराज किसानों का एक हुजूम उमड़ा। कल यहां मंत्री संजीव बालियान के आने पे नारेबाजी कर रहे किसान पीटे गए थे। यहां हुई पंचायत में अजीत सिंह ने बालियान के खिलाफ FIR कराने की मांग की। आखिर जब कोई आएगा मंत्री, तो क्या किसान उससे नहीं पूछेगा हमारे गन्ने का काम कब मिलेगा? तो उस पर हमको नाराज होने की क्या जरूरत है? और अगर वो जवाब नहीं देंगे, भैया राजनीति में गलत काम करोगे तो जिंदाबाद मुर्दाबाद सब तरह के नारे लगेंगे। उसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनकी पिटाई करोगे। आप सुनिए या जवाब दे दीजिए, सेटिस्फाई कीजिए लोगों से, बात कीजिए लोगों से। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से ही MP हैं। उनका कहना है कि वो किसी की रस्म पगड़ी में गए थे, वहां RLD के लोगों ने नारेबाजी की, जिनको गांव वालों ने पीट के भगा दिया। आइडेंटिफाइड राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे। आपके लोग भी घायल हुए इसमें कोई? देखिए मैं उसके बाद वहाँ से चला आया था, मैं दूसरे गांव में जाना पड़ा था। ये जरूर है कि मैं बाहर आकर भगदड़ मची, जब हम आए तो मार पिटाई होकर उनको गाँव वालों ने भगाया। शामली के भैंसवाल गांव में भी संजीव बालियान के पहुंचने पे किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। सरकार ने उन्हें किसानों को मनाने का काम दिया है। सत्ता समर्थित लोगों के किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहने से वे नाराज हैं। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP की गारंटी नहीं मिलेगी, हमारे गन्ने का भाव नहीं मिलेगा, समय पे भुगतान नहीं होगा, किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस नहीं होंगे, तब तक इन लोगों का गांव में घुसना कठिन हो जाएगा। संजीव बालियान शामली में जब लिसाड़ गांव में गठवाला खाप के चौधरी बाबा हरिकिशन से मिलने गए, तो वहां भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। तुम हो गुलाम, तुम अपनी एकता क्यों नहीं करते? ये तो बंदे रगड़ेंगे, अपना जो का कुमार खाओ। सरकार क्या करेगी? थारा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करे। एक तय बनो और कहीं ना जाओ। शामली के कसेरवा गांव में भी काफ़ी किसान बीजेपी से नाराज हैं। यहां वे बीजेपी विरोधी नारे लिखे बैनर लेकर जुलूस निकाल चुके हैं। इस गांव में उन्होंने बीजेपी नेताओं के खिलाफ जगह जगह पोस्टर भी लगा दिए हैं।
और सीधी सी बात है, हम अपने गांव कसिरवा कला में बीजेपी के किसी भी नेता का आने पर विरोध करेंगे। स्पष्ट बात है, विरोध होगा। हमारे साथ जो नेता होगा वो ठीक है, जो किसानों का साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो किसानों का साथ नहीं देगा हम उसके साथ नहीं देंगे। पश्चिमी यूपी के किसान कृषि बिल से नाराज़ तो हैं ही, इस बात से भी नाराज़ हैं कि कभी उनके आंदोलन को जाटों का आंदोलन कहा गया, कभी उन्हें खालिस्तानी तो कभी आतंकवादी बताया गया। गन्ने का भुगतान नहीं होने की भी उनके अंदर नाराज़गी है और ये सारी नाराज़गी बीजेपी नेताओं पे उतर रही है। शामली में शाहनवाज, मुजफ्फरनगर में दिलशाद और मुरादाबाद में अनवर के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ कमाल खान मौजूद हैं। कमाल, ये तो आपकी रिपोर्ट देखी भी, लेकिन आप हमें ये भी समझाइए कि जो ये किसान आंदोलन है किस तरह से 2013 के बाद जो समाज बट सा गया था उसको भी एकजुट कर रहा है, उस सबको एकजुट कर रहा है ये किसान आंदोलन। देखिए, ऐसा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के चुनाव में जो जाट है वो ज़्यादातर बीजेपी के साथ चला गया था। लेकिन अगर आप देखिए तो वेस्टर्न यूपी की जो जातीय समीकरण है या धार्मिक, उसमें मुस्लिम जो हैं वो 26% से ज़्यादा हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 19% के आसपास हैं। वहाँ पे जाट बड़ी तादाद में हैं और ये जो जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन है इनका सदियों से रिश्ता रहा है, खेती बाड़ी का, गांव का रिश्ता रहा है, जिससे उनका बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और इनके वोटों से बहुत सारी पार्टियां, आरएलडी, कांग्रेस, ये लोग वहाँ पे जीतते रहे हैं। बीएसपी भी जीतती रही है क्योंकि वहाँ दलितों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। 2012 में जो चुनाव हुआ था तो वहाँ के 76-77 विधानसभा सीटों में से 22 एमएलए ऐसे थे जो मुस्लिम थे, इतनी बड़ी तादाद में। लेकिन 2013 में जो दंगे हुए उससे जो खाई पैदा हुई, उससे 50,000 लोग जो हैं वो रिफ्यूजी हो गए, गांव से बेदखल हो गए, बहुत खटास पैदा हो गई मुसलमानों और जाटों के बीच में। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो वहाँ पंचायतें हो रही हैं तो वहाँ पे आधी पंचायत में मुसलमानों की जो शिरकत है वो 50 से 60% है। पंचायत में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ पे एक जौला नाम के एक बीकेयू के नेता हैं, उन्होंने नरेश टिकैत को कई पंचायतों में गले लगाया और मंच से अपील की है कि मुसलमानों को और जाटों को इस खाई को पाटना चाहिए क्योंकि उनको किसान बन के अपने हक में लड़ाई लड़नी है। तो ये जो दूरी है वो कम हुई है। तो अगर आप देखिए कि 2012 में जहाँ पे 22 मुस्लिम जीतते थे, 2013 के दंगों के बाद 14 में कैसे सारा वोट बीजेपी के पास चला गया, पोलराइजेशन होने के कारण से। तो ये अगर पोलराइजेशन खत्म होगा तो बीजेपी को उसका नुकसान होगा, ऐसा राजनीति के जानकार कहते हैं। इस वजह से दिल्ली में मीटिंग करके बीजेपी के नेताओं को कहा जा रहा है कि आप वहां जाएं, किसानों के बीच में जाएं और उनको समझाएं। अभी नरेश टिकैत का एक बयान आया है कि मैंने संजीव बालियान से कहा था कि माहौल बहुत खराब है, अभी आप किसानों के बीच में ना जाएं। यही वजह है कि नाराज किसान जगह जगह पे उनका विरोध कर रहे हैं और बीजेपी को यह खतरा पैदा हो गया है कि अगर जाटों और मुसलमानों के बीच में दोस्ती हो जाएगी और खाई खत्म हो जाएगी तो उनका वोट जो है आरएलडी को जा सकता है, समाजवादी पार्टी को जा सकता है, कांग्रेस को जा सकता है, जिसका उनका नुकसान होगा। बिल्कुल कमाल, आप इन हालात पर नज़र बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें जो स्थिति है उसको समझाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं देश की बात में और ब्रेक के बाद आपको मध्य प्रदेश ले चलेंगे और वहाँ से एक बहुत चिंताजनक खबर बताएंगे, क्यों एक जज को है खतरे का अंदेशा। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जज ने जिला सत्र न्यायाधीश को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने आशंका जताई है कि भविष्य में उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। जज कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय को आदेश दिया गया है कि संबंधित मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए, जिसके अंतर्गत हटा के एसडीओपी का संबंधित मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करना था।
क्या मध्य प्रदेश में न्यायाधीश तक सुरक्षित नहीं है? दमोह जिले के हटा की इस अदालत ने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। किसी और ने नहीं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पुलिस पर झूठे आरोप लगाने, अप्रिय घटना कराने की आशंका जताई है। एक मौजूदा न्यायाधीश को लिखना पड़ रहा है। हालांकि ये भी बात है कि पुलिस की तरफ से भी जो एसडीओपी हैं उन्होंने भी एक शिकायत दी है और उनका कहना है कि जो न्यायाधीश हैं उन्होंने उनको अपमानित किया है और उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है। उनको कोर्ट रूम में बुलाकर कई घंटों तक खड़ा रखा गया। इस तरह की शिकायत उन्होंने भी की है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने न सिर्फ स्वयं पर पुलिस द्वारा भविष्य में गंभीर मिथ्या आरोप लगाने और कोई अप्रिय घटना करने की आशंका जताई, बल्कि ऑर्डर शीट में लिखा जिस मामले की वो सुनवाई कर रहे हैं, इसकी कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है। मगर अभियुक्त गण अत्यधिक प्रभावशाली और राजनीतिक होकर उनके खिलाफ माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को आवेदन कर चुके हैं, जिसे जिला न्यायाधीश ने मिथ्या पाया और आवेदन निरस्त भी कर दिया। लेकिन अब अभियुक्त गण पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठा और मनगढ़ंत दबाव बना रहे हैं। पुलिस अधिकारी भविष्य में उनके खिलाफ गंभीर मिथ्या आरोप लगा सकते हैं और कोई अप्रिय घटना की जा सकती है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने इस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपेक्षा सत्र न्यायाधीश से की। इस ऑर्डर शीट में जो बातें लिखी हैं वो किसी भी व्यवस्था को शर्मसार कर दे। अदालत बीएसपी विधायक रामबाई, जिनके पति का नाम गोविंद सिंह है, वो कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के आरोपी हैं, उस मामले की सुनवाई कर रही है और उसी सुनवाई में उसने ये ऑर्डर शीट लिखी है। हालांकि जब पथरिया विधायक से इस संबंध में हमने सवाल पूछा तो वो मीडिया से ही प्रमाण मांगने लगी। कहा जज पर कोई दबाव नहीं चलता। जिसने लगाया उधर ही जाके पूछे। आपका कोई दबाव है? आप बताइए, किसी न्यायाधीश पे किसी का आज तक दबाव चलता है? कोई ऐसा इस भारत में कि जो न्यायाधीशों के लिए दबा सके? न्यायाधीश बहुत बड़ी ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है और ऐसा कभी हुआ है इस संसार में, भारत में? बताइए आप। तो आपके पति पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मेरे पति पे काय का इल्जाम लगाया है? कोई प्रमाण आपके पास? सरकार कह रही है कांग्रेस के राज में अपराधी बेलगाम थे, उनके राज में सब सीखचों के पीछे होंगे। जहाँ तक सवाल है कानून का, तो वहाँ कानून सब जगह अपना काम कर रहा है, कहीं कोई किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन सर वो ऑर्डर शीट में एसपी का, एडिशनल एसपी सबका नाम लिख रहे हैं कि इन लोगों की वजह से कभी मुझे फंसा सकते, मेरे साथ कुछ अप्रिय हो सकता है। हमारे पास अभी तक ऑर्डर शीट आई नहीं है, पर आएगी तो जरूर संज्ञान लेंगे। बहुजन समाज पार्टी के विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह, विधायक जी के पति पर 17 से अधिक मामले दर्ज हैं। 2019 में फरारी में वो विधानसभा में टहलते नजर आए थे, लेकिन गिरफ्तारी के बजाय उन पर इनाम हटा दिया गया। 12 जुलाई 2019 को बीएसपी विधायक रामबाई विधानसभा में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के आरोपी अपने रिश्तेदारों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाना चाहती थीं। स्पीकर ने इजाजत नहीं दी तो आंसू निकल पड़े। 18 जुलाई 2019 को हंसी खुशी अपने पति को विधानसभा घुमाने ले आई, जिनको कुछ दिनों पहले तक पुलिस फरार बता रही थी, जिन पर कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या में 25,000 रुपए का इनाम था। विधानसभा में टहलते हत्या के आरोपी पति ने बता दिया कि मुख्यमंत्री ने मामले में जांच करके खात्मा लगाने का आश्वासन दिया है। अगले दिन विधानसभा में रामबाई के सुर भी बदल गए। मीडिया से सवाल करने लगी कि उन्हें दमोह जाकर हत्या की कड़ियां ढूंढनी चाहिए। उस वक्त कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की क्योंकि सरकार को बचाना था। कांग्रेस के मंत्री तो क्लीन चिट दे रहे थे। 17 मामलों के आरोपी अपनी ही पार्टी के 2 नेताओं की हत्या का आरोप झेल रहे शख्स को। रामबाई ने दिया कि मेरे पति यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, इस क्षेत्र में नहीं थे, जिसके पुख्ता प्रमाण, तमाम सारे सीसीटीवी फुटेज, तमाम सारी बातें उन्होंने जब पुलिस को दी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद नाम हटाया है। तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने क्या कहा था वो भी सुनिए। जिस प्रकार का संख्या बल है दोनों दलों में, अपोजिशन में और रूलिंग पार्टी में, एक एक विधायक का महत्व है और इस कारण से कुछ ऐसी बातें मानी जा रही हैं कि जो मैं मान के चलता हूं कि पहले कभी नहीं मानी गई। हालात ये थे कि हटा में कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। आरोप लगाया गया था कि सरकार बचाने के लिए कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्या के आरोपियों को कमलनाथ बचा रहे हैं। न्याय दिलाने में सहयोग कीजिए। जब सरकार थी तो आरोपी को बचाने के आरोप लगे। अब कांग्रेस कह रही है मामले को सदन में उठाएंगे। ये जो मुद्दा आप कह रहे हैं ये तो बहुत महत्वपूर्ण है,
कि अगर न्यायपालिका के मुख्य पदों पर बैठे हुए हमारे जज महोदय को ऐसा लगेगा कि उनकी जान को खतरा है, पर आप पूरे मध्य प्रदेश में देख लें, अराजकता की स्थिति है। लगातार राजधानी में भी बलात्कार हो रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार में मध्य प्रदेश फिर से नंबर 1 हो गया। तो कानून व्यवस्था की समीक्षा सरकार को करना चाहिए और एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष के नाते इस मामले को हम लोग सदन में उठाएंगे। 15 मार्च 2019 को बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए देवेंद्र चौरसिया की हटा में हत्या कर दी गई थी। इसमें 7 मुख्य आरोपी समेत कुल 28 आरोपी बनाए गए थे। इसमें पथरिया से बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह का नाम भी था। कांग्रेस नेता राजेंद्र पाठक की हत्या के मामले में तो निचली अदालत ने गोविंद सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी थी। फिलहाल उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली है। रामबाई पहले कांग्रेस के सरकार में अंक गणित के हिसाब से जरूरी थी, इसलिए उनके पति पर कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे आरोप लगे। अब वो बीजेपी को समर्थन देने की बात कहती रही हैं। सरकार कानून व्यवस्था के पक्ष में चाहे लाख दलीलें दे, लेकिन अगर कोई मौजूदा न्यायाधीश अपने फैसले में खुद पर खतरा जताता है तो समझना चाहिए कि हालात कितने गंभीर हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और दमोह से आजम के साथ अनुराग वारी, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे है, दिल्ली के दंगों को आज 1 साल हुआ। हिंसा के शिकार परिवार कैसे, बताएंगे रिपोर्ट में। दिल्ली के दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 600 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। 1800 से ज़्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया था। ऊपरी तौर पर मुस्तफाबाद, शिव विहार जैसे हिंसाग्रस्त इलाके अब सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन लोगों के जख्म अभी भरे नहीं हैं। इस वक्त हिंसा के शिकार परिवार कैसे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। साल भर पहले अपने 2 जवान बेटों की लाश लेने के लिए बाबू खान हमें GTB मोर्चरी के बाहर मिले थे। साल भर बाद हम मुस्तफाबाद की तंग गलियों में बाबू खान के घर पहुंचे। बाबू खान अब सिलाई करके किसी तरह अपनी 3 बेटियों और मारे गए बेटे की 2 छोटी बेटी और बहू की देखभाल करते मिले। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 11 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। जी रहे हैं सर, बाकी है कि बस एक जिंदा लाश की तरह, क्योंकि जिस कांधों पे मतलब ये है कि बुढ़ापे में 2 बेटों का जनाजा जाए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बाप से क्या बीतरी होगी। इतने मजबूत कांधे नहीं, बाकी ये है कि मैं जैसे भी है जी रहा हूँ। तो बहुत बड़ा दुख है, बहुत बुरा करा है जिन लोगों ने भी ये करा है। मुस्तफाबाद से करीब 2 किलोमीटर दूर हम करदमपुरी पहुँचे। यहाँ रिक्शा चलाने वाले प्रेम सिंह को दंगाइयों ने मार दिया था। उनके घर पर 4 छोटी बच्चियां अपनी मां सुनीता का इंतजार कर रही थीं, जो दूसरों के घरों में चौका बर्तन करके किसी तरह बच्चों का पेट भर रही हैं। साल भर पहले तक घर में रहने वाली सुनीता अब सड़कों की खाक छान रही हैं। तो दिक्कत आ रही है काम की, छोटा बच्चा है, काम भी छोड़ के अगर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे। अब ऐसे थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, बैंक से भी पैसे थोड़े बहुत निकाल के लाती हूँ खर्चे के लिए, जब नहीं हो पाता तो मैं सोच रही कोई जॉब वॉब मिल जाए ऑफिस में पानी उन्हें पिलाने का। अच्छा। हाँ। बच्चे भी पल जाए, फिर बच्चे बड़े हो जाए, फिर स्कूल में इनको एडमिशन करवा दूंगी, फिर उसका तो अपने काम करते रहेंगे। दंगे के वक्त शिव विहार में इतने घर जलाए गए थे कि इस इलाके को दिल्ली का सीरिया कहते थे। इसी में एक घर वकील अहमद का था। घर तो अब बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इस घर को देखने के लिए वकील अहमद की आंखें नहीं बची हैं। दंगा हो ही रहा था तो अपने छत पे थे जीने पे, तो हमने भी सोचा कि अब तो जान यहाँ बचेगी नहीं, तो चलो भाई हम भी निकले। तो हम सिर्फ यूँ रोड के ऊपर छत पे जब जीने पे खड़े थे ना, दूसरी मंजिल पे, तो यूँ झांकने लगे। यूँ ही झांकते ही एकदम आई, तो हमने ये सोचा कि मेरे किसी ने ईंट मार दी। हम आते बैठ गए चुपचाप। साल भर पहले DRP स्कूल को दंगाइयों ने पूरी तरह फूंक दिया था। स्कूल खंडहर हो गया था। अच्छी बात ये थी कि स्कूल की मालिक इंदु शर्मा हमें मुस्कुराती मिली। उन गमों को आपने भुला दिया है।
सबको माफ़ कर दिया, जिन्होंने भी आपके स्कूल को तोड़े सबको माफ़ कर दिया आपने दिल से? जो करेगा वो भुगतेगा। मेरी कोई शिकायत नहीं है किसी से। किसी से कोई शिकायत नहीं? बस अब तो यह कि कोरोना का कहर खत्म हो, हम पटरी पे आए हैं। अच्छा, चलिए ये बच्चों के बिना स्कूल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, स्कूल में सन्नाटा भी अच्छा लग रहा। दंगाइयों की हमेशा इससे एक कोशिश रहती है कि पढ़ाई लिखाई का प्रचार प्रसार ज़्यादा न होने पाए, और जब आदमी अनपढ़ रहेगा, गंवार रहेगा, तो वो हिंदू मुसलमान के चक्रव्यूह में फंसा रहेगा और इसी तरह दंगा और हिंसा करता रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रिंसिपल ने वो गिले शिकवे मिटा दिए हैं और फिर से उनकी ज़िंदगी पटरी पर लौट आई है। शिवविहार से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और देश की बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे आपको बताएंगे क्यों खाली पड़े हैं उज्ज्वला योजना के सिलेंडर। अपने हाल के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीबों के लिए गैस सिलेंडर मुहैया करवाने वाली उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ घरों को फायदा हुआ है और इसमें 1 करोड़ और घर जोड़े जाएंगे। लेकिन हर जाते महीने के साथ गैस के दामों में होती बढ़ोतरी के बाद भी क्या उपभोक्ता अपने सिलेंडर भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं? हमारे सहयोगी आलोक पांडे की खास रिपोर्ट। लखनऊ देहात की इस गैस एजेंसी पर सिलेंडर भरवाने के लिए कम ही लोग आ रहे हैं। इसकी 15 किलोमीटर की हद में 40 गांव आते हैं और तकरीबन 6,500 ग्राहक हैं। इनमें से आधे लोगों को मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला है, जो गरीब लोगों के लिए है। पिछले 6 महीनों में गैस सिलेंडर के दाम 170 रुपए तक बढ़ गए हैं। इस दौरान सिलेंडर भरवाने वालों की संख्या में कमी आई है। इस एजेंसी पर अप्रैल 2020 में 4,059 मीट्रिक टन गैस बेची गई। इस समय कोविड की वजह से मुफ्त सिलेंडर बांटे जा रहे थे। जुलाई 2020 में 3,209 मीट्रिक टन गैस बेची गई। जनवरी 2021 में ये घटकर 2,679 मीट्रिक टन ही रह गई। 15% जरूर कमी आई है। दाम जब नॉर्मल ही रहेंगे, औसत में रहेंगे, तभी हमारा लोगों का भी फायदा है, एजेंसी का तभी फायदा। जब रिफिल ज़्यादा होगी तो एजेंसी का फायदा होगा, वो कस्टमर को भी आसानी रहेगी गैस लेने में। कुछ किलोमीटर दूर मुन्नूपुरवा गांव में सुमन पिछले 8 महीनों से सिलेंडर नहीं भरवा पाई हैं। उनके घर में रोज 4 लोगों के लिए 2 वक्त का खाना बनाया जाता है। खेती से उनके परिवार की कमाई तकरीबन 6,000 रुपए महीना है। उनको 2 साल पहले उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला था। सरकार तो कहती है कि आपकी सुविधा के लिए दिया है तो इतनी महंगी है तो कहाँ हम भरा पाएंगे। जितनी महंगी है, जैसे अब 500-600 के 800 का है तो कहाँ भरा पाएंगे हम। जैसे 500 का हो तो भले ही भरा ली, अब कोशिश तो करे थे लेकिन भरा नहीं पाते हैं। 11 के आसपास 400 कुछ रुपए के आसपास गैस आ रही थी जब आपने शुरू किया जी। इसके बाद अब इस समय लगभग 775-78 के आसपास गैस है और 35 रुपए सब्सिडी मिल रही है। 35 रुपए सब्सिडी, 35 रुपए 17 भी से सब्सिडी है। अगर थोड़ी बहुत राहत सरकार की तरफ से, मतलब लगभग 6:45 और 6:30, 6:45, 6:30, 7, अगर इस रेंज में हो मतलब तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस बात में शायद कोई भी शक नहीं है कि गैस सिलेंडर्स जो एक ज़माने में लाइन लगा के जिनको हमें लेना पड़ता था, अब वो हर जगह पहुंच गए हैं, खासकर हमारे गांव देहात में। लेकिन शायद सरकार के सामने एक चुनौती ये ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीफिल्स जो होते हैं सिलेंडर के वो पहुंच पाए। और वो शायद तभी होगा जब ये सिलेंडर रीफिल्स जो हैं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाएंगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।